तो भाई प्रेपीफाई पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स का फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सब कंटेंट आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो रिवाइज हो जाएगा और यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, सब में आता है। तो आई विश आप इस लेक्चर को बहुत फोकस के साथ में देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, समराइज करेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो सके और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। यहाँ पर नेम रिएक्शन है, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसके बाद हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं वो है रिएक्शन विद द मेटल्स। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ द एनसीईआरटी। तो भाई चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है ये चार नेम रिएक्शंस हेलो एल्केन्स बनाने के लिए। हालांकि हेलो एल्केन्स बनाने के बहुत तरीके होते हैं, जैसे आपने एल्कीन में HX जोड़ दिया जहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, और HBr की प्रेजेंस में अगर आप पेरोक्साइड यूज़ करते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है। वो भी कहीं ना कहीं हेलो एल्केन्स बनाने के मेथड्स ही हैं हेलो एल्केन्स। इसके अलावा हम लोग अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करवा के एल्कीन में कन्वर्ट करके फिर से उसमें HX जोड़ के भी रिएक्शन करवा सकते हैं, जो सब एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बट फिलहाल हम लोग जो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं दोज आर द सुपर इंपॉर्टेंट, जहाँ से सवाल आता ही आता है। तो भाई एक बार हम वन बाय वन इनको देख रहे हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन इज द डार्जेंट रिएक्शन। उससे पहले आपको बता दूं हेलो एल्केन का मतलब होता है एल्केन जो RH होती है उसमें से हाइड्रोजन को हटा के आप जब X जोड़ देते हैं तो इट फॉर्म्स RH एंड RH इज नॉन एज हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन्स आपको पता है हेलोजेंस बेसिकली 4 है, हालांकि 5वीं भी है एसिटाइन, बट उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उसमें से जो पहली रिएक्शन है दैट इज डार्जेंट रिएक्शन। डी है, डी पे फोकस करना है। डी से पहले C आता है, मतलब क्लोराइड्स, एल्किल क्लोराइड्स या क्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए डार्जेंस मेथड का यूज होता है। क्या यूज करते हैं इसमें? तो इसमें हमारे पास में होता है ROH दैट इज अल्कोहल, और अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 से, दैट इज नॉन एज थायोनिल क्लोराइड, एंड इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. Now what is pyridine? Pyridine is base. इसका स्ट्रक्चर आप कुछ ऐसा बना सकते हैं, आई होप आपने थोड़ा बहुत कभी ना कभी देखा होगा। pyridine होता है C5H5N। तो क्या यूज होता है pyridine का? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खैर, जब ये रिएक्शन होती है यहाँ पर तो प्रोडक्ट बनते हैं RCl, SOCl2 और HCl। ठीक है, रिएक्शन में क्या होगा कि ये तीनों के तीनों बॉन्ड यहाँ से, मतलब ये जो तीनों एटम सेपरेट हो जाते हैं, R भी सेपरेट हो जाएगा, O भी सेपरेट हो जाएगा और H भी सेपरेट हो जाएगा। R जाएगा Cl के साथ में, SO के साथ O जाएगा और H के साथ Cl जाएगा। RCl, SOCl2, HCl। कुछ लोग इसको इस तरीके से समझाते हैं कि लेट्स सी ये हमारे पास में है ROH और यहाँ पर हमारे पास में है SOCl। तो बॉन्ड ब्रेकडाउन यहां से होता है इस तरीके से, तो यहां बनेगा HCl, यहां बनेगा RCl एंड SO2 एंड HCl। अब ये गैसेस से तो उड़ जाता है, लेकिन ये सब्सटेंस वापस रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जा सकता है। तो इसी रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए वी आर यूजिंग द pyridine। pyridine क्या है? pyridine मैंने आपको बोला, pyridine एक बेस है, इस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर N, और इस टाइप की उसकी स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर लोन पेयर है और वो लोन पेयर इसको डोनेट करके यहाँ पर एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है, एंड दिस इज हाउ दिस रिएक्शन गेट प्रिवेंटेड टुवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इससे आप एल्किल क्लोराइड ही बनाते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स क्यों नहीं बनाते? तो इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा। देखिए SOBr2 जो है ना वो इतनी स्टेबल ही नहीं है, जबकि SOI2 इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और मैंने आपको पहले बताया कि pyridine जो है दैट रिमूव्स एक्सेस ऑफ HCl और CO2 तो गैसेस फॉर्म में, I mean SO2 तो गैसेस फॉर्म में, तो उड़ जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा प्योर RCl मिलता है इस रिएक्शन के माध्यम से। तो नाउ वी हैव नेक्स्ट मेथड दैट इज द हुंस-डीकर रिएक्शन। तो HB पेंसिल से सभी लोगों ने काम किया होगा। HB पेंसिल, H के बाद में आता है B, यानी कि हुंस-डीकर रिएक्शन से आप बनाते हैं एल्किल ब्रोमाइड्स। ऑलराइट,
क्या होता है इस रिएक्शन में, यहां पर हम सिल्वर सॉल्ट यूज करते हैं, दिस इज सिल्वर सॉल्ट RCO माइनस एंड Ag+। Br2 के साथ रिएक्शन होती है जहां पर RBr बनता है, CO2 बनता है और बनता है AgBr। क्या होता है इस रिएक्शन में समझने की जरूरत है। RCO माइनस आपको पता है एक एनाइन है, और एनाइन का मतलब होता है समथिंग दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ जो Br का बॉन्ड बना हुआ है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उस इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देगा। धक्का अगर देगा तो इसको बोलते हैं हम लोग आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एक आयन ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल को इंड्यूस कर दिया है, तो जब ये धक्का देगा तो यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये माहौल पैदा कर रहा है खुद के इलेक्ट्रॉन्स को भेजने के लिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन जब दे देगा यहाँ पर तो Br का तो एक ही बॉन्ड बना हुआ है, कहेगा कि भाई जब तुम्हारा रिश्ता बन गया है तो हम चलते हैं, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये चला जाएगा Ag+ के पास में। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCOOBr एंड AgBr। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर कंपाउंड जिसका नाम आपको याद रखना है, दिस इज एसिल हाइपोब्रोमाइड। दिस RCO इज व्हाट, मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ, दिस RCO इज असाइल और OBr इज हाइपोब्रोमाइड, so this is known as असाइल हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, तो असाइल हाइपोब्रोमाइड का ही सारा गेम है इसमें, असाइल हाइपोब्रोमाइड का ही सारा गेम है। कुछ ऐसा ही सब्सटेंस बनता है उस रिएक्शन में, कहां पर, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म वहां भी होता है। तो RCOBr बनेगा और यहां पर बहुत सारे लोन पेयर्स आप देख सकते हैं, देयर विल बी लोन पेयर रिपल्शन, आपस में टकराएंगे और जब टकराएंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। जब टूटेगा, पता है आपको, जब लोन पेयर रिपल्शन काम करता है तो बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक्स होमोलिटिकली बॉन्ड टूटेगा, उससे क्या बनेगा RCOO डॉट और Br डॉट। बॉन्ड बीच में से टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन Br के पास और एक ऑक्सीजन के पास। अब ऐसे हालात हैं तो आपको पता होगा कि CO2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। CO2 यहां से फटाक से चला जाएगा, जब CO2 यहां से बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा R डॉट। CO2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो CO2 यहां से चला गया, ये CO2 है भाई, दिस इज CO2, यहां पर यहां आप जो देख रहे हैं दिस इज CO2, दिस इज CO2 और RBr आपके पास यहां पर है। तो एल्किल ब्रोमाइड का सिंथेसिस हो गया है और साथ में बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, तो कौन सा मैकेनिज्म है भाई यहां पर, इट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। आई होप ये बात आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होगी दैट दिस इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर थोड़ा सा आगे एक बार चलते हैं हम लोग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मुझे कॉपी तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था बट मैंने नहीं किया, इट्स ओके, नो इश्यू इन दैट। आगे चलते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन, ये चाहता है कि आप सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमारा, पहले इस्तेमाल करना चाहिए था आपको, ये सब चीजें देखनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं है। द नेक्स्ट रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज द स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन है, स्वाट रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम लोग, इट इज यूज्ड टू फॉर्म द एल्किल फ्लोराइड्स। दो रिएक्शन पढ़ने के बाद तो आप सफल हो ही जाएंगे, सब लोग मानते हैं, चाहे JEE नीट और 12 कोई सा भी स्टूडेंट हो, तो सफल अगर आप हो जाएंगे तो फ्लोराइड्स के लिए होती है स्वाट रिएक्शन, डार्जन फॉर क्लोराइड्स। दिस इज एन आयन एक्सचेंज मेथड, चाहे वो स्वाट रिएक्शन हो चाहे फिंकेल्स्टीन हो, दोनों ही आयन एक्सचेंज मेथड्स ही है और वन ऑफ द मोस्ट सिंपल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। क्या होता है इसमें, CH3Br आप लेते हैं, CH3 एक छोटा हिस्सा है, दिस इज स्मॉल हिस्सा, और ये बड़ा हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा है, और AgF में ये बड़ा हिस्सा है और फ्लोरीन छोटा हिस्सा है। तो एक बड़ा हिस्सा है, एक छोटा हिस्सा है, तो आयन एक्सचेंज कैसे हो रहा है, बड़ा बड़े के साथ और छोटा छोटे के साथ, तो क्या बन जाएगा CH3F और AgBr। अच्छा, इसके अलावा फ्लोरिनेशन के लिए मर्क्यूरस फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं या एंटीमोनी फ्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन, दैट इज नॉन एज द सिल्वर फ्लोराइड, ये ज्यादा कॉमन है। फिर ऐसे ही एक रिएक्शन है हमारे पास में, उस रिएक्शन का नाम है, इट इज द फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में क्या होता है,
आपके पास एल्किल फ्लोराइड है और साथ में है सोडियम आयोडाइड और साथ में यहाँ पर है Ri और NaF, ये बनेंगे प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है, उल्टा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बहुत बड़ा एल्काइल ग्रुप होता है, बिगर एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, वी गॉट द बिगर एल्काइल ग्रुप, जबकि ये छोटा है, ऐसे सोडियम छोटा है और I यहाँ पर बड़ा है, तो वही काम यहाँ पर होने वाला है, इट रिएक्ट्स विद आयोडीन टू फॉर्म द Ri। अब यहाँ पर जो सॉल्वेंट यूज करते हैं ना हम लोग, दैट सॉल्वेंट इज एसीटोन एंड एसीटोन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट दैट विल प्रेसिपिटेट व्हाट, NaF। तो एसीटोन जो है वो प्रेसिपिटेट कर देगा NaF को, तो ये सेपरेट आउट हो जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी क्योंकि एसीटोन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं हम, तो पता रहेगा। CD मतलब फॉर एल्किल क्लोराइड्स वी गॉट डार्जन रिएक्शन, HB हुंसडीकर फॉर एल्किल ब्रोमाइड्स, देन सफल आप हो ही जाएंगे, स्वाट रिएक्शन फॉर फ्लोराइड्स एंड फिंकेल्स्टीन। तो आप यहाँ देखेंगे Fi मैंने मार्क कर रखा है, फिंकेल्स्टीन इसी नाम में ही है, F के बाद में I है, फिंकेल्स्टीन फॉर द एल्किल आयोडाइड्स। तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस ऑफ द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। तो ये अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और ये अगर आप समझ जाते हैं तो मान के चलिए बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में। क्या है ये, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द NSR, जो कोर रिएक्शन इनकी वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों है वो, क्योंकि R है और X है, ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। जब भी सिंगल बॉन्ड होता है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, जैसे एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, हेलोएल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ सब्स्टिट्यूशन, मल्टीपल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे एल्कीन में कौन सी रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ऐसे ही मान लो एसीटोन है, वहाँ C डबल बॉन्ड है, वहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, वहाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं ना, दोज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग, SN1 में, SN2 में और ARSN में। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन है, दैट इज नॉन एज SN1 रिएक्शन। तो SN1 का मतलब क्या है, देखो SN1 यहाँ समझिएगा, ये सबसे पहली बात, इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है वो 2 स्टेप में होती है, 2 स्टेप में जब होती है यहाँ पर, तो इस रिएक्शन का जब आप एनर्जी डायग्राम देखोगे तो वहाँ पर भी आपको 2 हम्प दिखेंगे इस तरीके से, या आप बेटर इस तरीके से उसको 2 हम्प आपको दिखेंगे वहाँ पर, 2 हम्प, 2 हम्प ध्यान रखना है इसमें। और जो SN2 होता है उसमें सिंगल हम्प भी होता है एज फार एज एनर्जी डायग्राम इज कंसर्न। चलिए अब इसको कौन देता है, वो देते हैं। अब देखो 2 स्टेप में हो रही है, और यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्डर इसका फर्स्ट है, तो ये रिएक्शन दी जाती है 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस और बेंजिलिक हैलाइड से। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों, बिकॉज दे कैन फॉर्म द स्टेबल कार्बोकेटाइन। और ऐसे ही बेंजिलिक कार्बोकेटाइंस ये होते हैं, ये हो गया हमारे पास में CH2+। तो these are the stable carbocations. If they are stable, they can undergo nucleophilic substitution reaction easily. चलिए भाई आगे चलते हैं। मतलब इस रिएक्शन का अगर मैं पूछूं कि इंटरमीडिएट कौन सा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोकेटाइन होता है। वो कैसा होता है, वो प्लेनर होता है। जब वो प्लेनर है वो ऐसा है, ऐसा है। तो जो प्लेन चीज होती है ना, उस पर दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है। जब अटैक दोनों तरफ से हो सकता है तो वहां पर अगर मान लो बीच में कोई वहाँ पर एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लो यहाँ CH3 है, यहाँ C2H5 है, यहाँ H है, ये कैटाइन बन गया, मान लो कैटाइन बन गया। तो अब इसकी तीनों वैलेंसीज डिफरेंट है, चौथी भी डिफरेंट आएगी, तो यहाँ पर कैरेलिटी होगी, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आई होपफुली आप लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे। तो इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों तरफ से पॉसिबल है। तो अगर वहाँ पर चारों वैलेंसी डिफरेंट अगर हो जाती है तो 90 to 95% क्या हो जाएगा, वहाँ पर रेसिमाइजेशन हो जाता है। हालांकि ये समझना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन को छोड़कर जो X जा रहा है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल ही, क्योंकि X- की फॉर्म में, तो उस एंड से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना ज्यादा नहीं होता है, उल्टी साइड से ज्यादा होता है। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इन्वर्जन ज्यादा होता है बजाय कि रिटेंशन से। I इज ग्रेटर देन R, I इज ग्रेटर देन R, इंपॉर्टेंट सवाल है फिर से ये। और फिर अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको पता होना चाहिए
ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री हैलाइड्स में, ये इसकी रिएक्टिविटी होती है। द मोस्ट रिएक्टिव आर द 3 डिग्री 1। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द SN2 रिएक्शन, इफ आई टॉक अबाउट द SN2 रिएक्शन, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप में होती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है, एनर्जी हम सिंगल ही आएगा। सॉल्वेंट कैसे होते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। कैसे सॉल्वेंट होता है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल DMF, DMF मतलब डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, DMSO मतलब डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन होता है। ठीक है ना, DMA हमारे पास में होता है। मैं कमेंट में आपसे जानना चाहूँगा, आप लोग बताना मुझे कि DMA का फुल फॉर्म क्या होता है। इट विल बी क्वेश्चन फॉर यू पीपल। चलो, वैसे ये डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड था, तो डाईमिथाइल एसिटामाइड, हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देखिएगा। 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है अगर किरल कार्बन वहाँ पर पहले से प्रेजेंट था तो, और सिंगल एनर्जी हम पाता है। और फिर वही ऑर्डर की जहाँ तक बात है, तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री ये ऑर्डर रहता है। ठीक है, द मोस्ट रिएक्टिव विल बी द 0 डिग्री 1। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अब देखो, एक और रिएक्शन है, उसका नाम क्या है? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो तो RX वाले बॉन्ड में थी, ये बेंजीन के साथ में जो बॉन्ड है उसमें प्रेजेंट है। NaOH के साथ में रिएक्शन होती है इसकी। अब यहां पर ये लोन पेयर है, तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो ना, ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। पार्शियल डबल बॉन्ड तो इजीली ब्रेक नहीं होता है, तो पहले ही OH माइनस जो यहां से आएगा इस पर अटैक कर देगा और बॉन्ड टूटेगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर इसको धक्का देके यहाँ से बाहर निकालता है। इट इज लिटिल डिफरेंट मैकेनिज्म, आराम से रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पर है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसको अगर कम करने वाले ग्रुप यहाँ लगा दो ना आप, कौन से ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। जैसे NO2 ग्रुप अगर बढ़ जाएगा तो रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। जैसे मान लो एक सब्सटेंस है, 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पर, ऑर्थो पर, पैरा पर, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, आराम से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बहुत कम हो जाएगी, बिकॉज वी गॉट NO2 ग्रुप्स हियर। तो NaOH के साथ में बन जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दैट इज ऑल्सो नॉन एज पिक्रिक एसिड। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है, SN1, SN2 और ARSN। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई। देखो, इससे ज़्यादा समरी फॉर्मेट में कंटेंट पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको पहले बताया, इस फॉर्मेट में बताया, और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर 2-3 चीज़ें भी आपको ढंग से याद है ना, तो आपका गेम बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते रहते हैं ना, कि बस पता नहीं पन्ने पलटते रहते हैं और कुछ सीखते नहीं है ज़िंदगी में, तो फिर टाइम पास होता रहता है और हम भी कहीं पहुँच नहीं पाते। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब आगे चलते हैं और रिएक्शंस देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो एल्किल हैलाइड्स की है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, नेगेटिव चार्ज वाली चीज़ें बेस भी हो सकती है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकती है। बेस मतलब समथिंग स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक रिएक्शन आती है दैट इज नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। ई का मतलब होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था, SN1, SN2, ARSN, और एलिमिनेशन, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो होता है ना, एलिमिनेशन में आप एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यूज कर रहे हैं, जो कहाँ पर हो रहा है? हाई टेम्परेचर पर हो रहा है और हाई प्रेशर पर हो रहा है। और प्रेशर का इतना रोल नहीं, बट टेम्परेचर विल बी हाई, है ना। और न्यूक्लियोफाइल वहाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहलिक OH एंड सोडामाइड, ठीक है ना। तो E2 रिएक्शन है, जो RX की रिएक्शन जब हम लोग करवाते हैं, RX की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं किसके साथ में? अल्कोहलिक OH के साथ में। आपने कभी ना कभी 11th क्लास में रिएक्शन पढ़ी होगी जिससे एल्कीन बनता है। आई होप यू हैव स्टडी। तो ये रिएक्शन E2 कैटेगरी की आती है। E2 कैटेगरी की रिएक्शन क्या होती है, ये थोड़ा सा एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते। तो ये एक सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन है। पहली चीज, RX विद द बेस, जिससे एल्कीन बनता है। तो बेस है अल्कोहलिक OH है, सोडामाइड है, ठीक है ना। इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट आएगी, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट और कहाँ आती थी? SN2 में। तो SN2 और E2 में ट्रांजिशन स्टेट आती है। और जो भी रिएक्शन जिसमें ट्रांजिशन स्टेट आती है, वो रिएक्शन हमेशा हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, मल्टीपल स्टेप्स में नहीं होती है, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन वो आपस में एंटी पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अब इस रिएक्शन को, जिसमें हमारे पास में क्या था, एक बार यहां देखना आराम से, शांति से।
मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। किस रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? CS3, मैं और सिंपल कर देता हूँ उसको, बिल्कुल सिंपल कर देता हूँ। CS2H यानी कि CS3 CS2X, ये आपने अल्कोहलिक केवेज यूज़ किया। अल्कोहलिक केवेज का जो एक्टिव पार्ट होता है ना वो होता है OR-। ये OR- यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है हाइड्रोजन को, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पहले से पॉजिटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे तो ये X बाहर चला जाएगा। क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ बन गया CS2 डबल बॉन्ड CS2। तो ये हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों आपस में क्या होने चाहिए? एंटी पैरेलल होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट की बात मैं यहाँ पर कर रहा था आप लोगों के सामने। चलिए अब थोड़ा सा एक बार इसी को हम आगे डिस्कस करते हैं। इस रिएक्शन में दो लॉज हैं जिस पे रिएक्शन काम करती है। एक है सज्जफ रूल या सज्जफ लॉ, और एक है हॉफमैन रूल या हॉफमैन्स लॉ। आई होप आपने कभी ना कभी इनके बारे में सुना हो। सज्जफ रूल क्या होता है? सज्जफ रूल ये होता है कि इसमें मोर स्टेबल एल्कीन बनती है। सज्जफ में मोर स्टेबल एल्कीन प्रोडक्ट होती है, मतलब वो एल्कीन जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन। जैसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, कमेंट में जवाब दीजिएगा। आई होप अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपने क्या जवाब दिया। इसका आई विल कम टू नो एज वेल। ये एक प्रोपीन है और ये फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीन है, CS डबल बॉन्ड CS। आप बताइएगा कि किस में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो कैसे मार्क करते हैं? डबल बॉन्ड को मार्क कर लेते हैं, बचा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होता है। नीचे वाले में क्या करेंगे? डबल बॉन्ड को मार्क कर लेंगे, बचा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये अल्कोहलिक केवेज यूज़ किया है और ये X यहाँ पर था, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, ये β1 बोल दो, β2 बोल दो। तो हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन कहाँ से होगा? तो यहाँ से होगा और फिर ये दोनों बाहर जाएंगे क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बनती है। ये मोस्टली नॉर्मली यही होता है, बट दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज द हॉफमैन रूल। हॉफमैन रूल क्या कहता है कि जब E2 रिएक्शन होती है या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है या बीटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, जब बेस H+ आयन आके लेके जा रहा है, तो वहाँ अगर ये कंडीशन हो BSF मतलब बल्कि बेस हो, बल्कि बेस हो तो बड़ा बेस जो अंदर नहीं घुसता हो वो बाहर से लेके चला जाएगा। या फिर स्टेरिक हिंड्रेंस हो बीटा हाइड्रोजन पे, घुसना तो चाहता हो बल्कि बेस, या बेस नॉर्मली वहाँ जाना चाहता हो लेकिन वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस हो तो जा नहीं पा रहा हो, या फिर पुअर लिविंग ग्रुप हो, PLG हो फ्लोरीन जैसा, तो उस केस में आपके पास में क्या होता है? उस केस में हम लोग क्या कहेंगे कि कम स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनती है, लेस स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, 7 स्टार कॉन्सेप्ट है ये। एल्कीन विद द लेस नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन बिकम द मेजर प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमने फ्लोरीन का यूज किया हुआ है, तो फ्लोरीन जो है ना वो इजीली बाहर जाएगी नहीं, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। I- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Br- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, Cl- अच्छा लिविंग, बट फ्लोरीन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। और मैंने बेस भी एक बड़ा यूज कर लिया, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, तो ये क्या करेगा? ये ना अंदर घुस पाएगा और ना ही इजीली बाहर जाएगी, तो ये बाहर से ही जबरदस्ती धक्का देके इसको बाहर निकालेंगे। तो ब्यूट-1 यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आएगा, जबकि ब्यूट-2 यहाँ पर आएगा माइनर प्रोडक्ट। तो एक बहुत की कॉन्सेप्ट है जहाँ से सिग्निफिकेंट क्वेश्चन जेई और नीट में आपको दिखते हैं। यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मेट में, रिविजन फॉर्मेट में इनको पढ़ रहे हैं। डिटेल्ड फॉर्मेट में पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से मज़ा आएगा। इस टॉपिक को पूरा होने में कम से कम 20 घंटे लगते हैं, बट अभी हम 20 मिनट से भी कम में रिवाइज कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं, एक बार नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। द लास्ट वन इज द रिएक्शन विद द मेटल्स। इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद लिख लेता हूँ, लिखा हुआ फिर मैं टीच करता हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना बेटर रिवीजन आप लोग का नहीं हो पाता, इतना अच्छा मज़ा नहीं आता, और मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा वो अजीब हो जाता है। तो यहाँ मैं खुद लिख रहा हूँ। पहला है रिएक्शन विद द सोडियम। तो रिएक्शन विद द सोडियम पे हमारे पास में 3 रिएक्शन हो सकती है। देयर कुड बी द 3 रिएक्शंस। क्या क्या हो सकती है वो? वुड्स रिएक्शन हो सकती है, वुड्स फिटिक हो सकती है, और फिटिक हो सकती है। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? RX 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस XR, मतलब वही RX ही है ये भी। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग पढ़ते हैं वैसे तो, बट यहाँ पर तो मैं, अच्छा ईथर की प्रेजेंस में होती है, वो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। RR बनेगा और 2NX बनेगा। अगर एक एल्काइल ग्रुप ना हो, एक ये इस टाइप का ग्रुप हो, यानी कि एक एरिल हैलाइड हो, 2 मोल सोडियम हो, एक एल्किल हैलाइड हो, रिएक्शन वही ईथर की प्रेजेंस में हो रही हो, प्रोडक्ट ये बन रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को वुड्स फिटिक बोलते हैं। लेकिन अगर दोनों ही एरिल हैलाइड हो, जो आप यहाँ देख रहे हैं, 2 मोल सोडियम हो
दोनों ही एरिल हैलाइड हो, जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ आप देख रहे हैं, और उससे बनता हो ये, तब इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। अब अगर मैं आपसे देखो, इसमें रिएक्शन मेटल से ही हो रही है, सोडियम सोडियम सोडियम, ये हैलाइड्स है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सब में एक्स लगा। और मेरा सवाल है आप लोगों से, अगर आप ये लेक्चर देखेंगे तो मुझे बताइएगा इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे। बेंजीन है, ये CH2X है प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम। ये अगर समझ में इसका जवाब अगर आपने सही दिया तो मैं मानूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है, CH2X। बताइएगा कि इस रिएक्शन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो बेंजीन से जब सीधा कनेक्ट होता है तब फिटिक बोलते हैं, इनडायरेक्ट होता है तो फिर सोचिएगा, अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। एक और विद मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन होती है, इफ यू रिएक्ट RX विद द मैग्नीशियम, इट फॉर्म्स RMgX। अब समझ लेना RMgX क्या होता है। RMgX में 3 हिस्से होते हैं। क्या क्या होता है? R माइनस होता है, और क्या होता है? Mg+2 होता है, और क्या होता है? X माइनस होता है। तो बेसिकली सोर्स किसका है? इट्स अ सोर्स ऑफ द R माइनस। तो अब R माइनस की रिएक्शन आप किससे करवाओगे? मान लो R माइनस की रिएक्शन आपने H+ से करवाई या आपने R+ से करवाई, तो दोनों केस में क्या क्या बनेगा? या तो RH बन सकता है, एल्केन बन सकता है, या R बन सकता है। तो ये जो RMgX है ना, ये R माइनस का सोर्स है। अब R माइनस जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकता है और एज ए बेस भी काम कर सकता है। इट इज नॉन एज रिग्नार्ड रिएजेंट, इवन ऑफ द सुपर इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है केमिस्ट्री में। तो मेटल्स के साथ में रिएक्शन है। अब लास्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट रिएक्शन फॉर एग्जांपल आप विद द जिंक करवा देते हो, विद जिंक। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास में RX है, 2 मोल RX के हैं, और जिंक के साथ में रिएक्शन करवा दी इसकी आपने, ठीक है। जिंक के साथ में आपने रिएक्शन करवा दी, तो यहां बन जाता है R2ZN। R2ZN क्या होता है? तो भाई R2Z, अच्छा साथ में 2 मोल आपको यूज करना पड़ेगा यहां पर, साथ में बन जाएगा ZnX2, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैंकलिन्स रिएजेंट। ये भी R माइनस का ही सोर्स है, ये भी R माइनस का ही सोर्स है। इसी तरीके से एक डाई अल्काइल कैडमियम भी बनता है, डाई अल्काइल कैडमियम बनता है, ये कुछ उसी टाइप का है। ये R माइनस का सोर्स है, ये भी R माइनस का सोर्स है, और ये वुड्स रिएक्शन है। इसका इंटरमीडिएट होता है फ्री रेडिकल, इसका एम होता है कौन? फ्री रेडिकल। तो भाई ये इस तरीके से पूरा चैप्टर जो है ये इसका बेसिक रिवीजन है, कोर रिवीजन है, जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इसको आप प्रॉपर नोट डाउन करेंगे, समराइज फॉर्मेट में याद करेंगे और अपने एग्जाम में अच्छा करेंगे। तो भाई प्रेपीफाई पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलोरिन्स का फास्टेस्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये सब कंटेंट आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो रिवाइज हो जाएगा, और यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे बोर्ड हो, सब में आता है। तो आई विश आप इस लेक्चर को बहुत फोकस के साथ में देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, समराइज करेंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे ताकि आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो सके और आप एग्जाम में अच्छा कर पाए। यहाँ पर नेम रिएक्शन है, उसके बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन है, उसके बाद हम लोग जो यहाँ देख रहे हैं वो है रिएक्शन विद द मेटल्स। इस तरीके से हम लोग इसको पूरा का पूरा रिवाइज कर लेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ द NCERT।